गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 6 के ज्योग्राफी का। इसका नाम है, ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और इसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अर्थ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सब जियोइड कहते हैं अर्थ के शेप को, वगैरह वगैरह। इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे द मून से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून। तो हमारे अर्थ के पास एक ही उपग्रह है, जिसका जो कि है मून, जिसको हम लोग चांद कहते हैं ना, मून जिसका नाम है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका जो डायमीटर है वो क्या है, अर्थ का 1/4 है, ठीक है। मतलब जो डायमीटर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायमीटर बोलते हैं ना। बीच में सेंटर है, और आधा को ये, तो ये साइड से लेकर के बीच तक ये जो सेंटर है उसको रेडियस बोलते हैं ना, आर। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डायमीटर है मून का, वो अर्थ का 1/4 है, ठीक है। मतलब ये धरती से 4 गुना छोटा है। धरती जो है वो मून से 4 गुना बड़ी है? आगे बढ़ते हैं। इट appears so big because it is nearer to our planet than अदर सेलिशियल बॉडी। इसके बावजूद भी, इतना छोटा होने के बावजूद भी, ये जो मून है वो हम लोग को इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अदर किसी भी सेलिशियल बॉडीज के मुकाबले बहुत नजदीक है हमारे ग्रह से, है ना। हमारी धरती से बहुत नजदीक है। सेलिशियल बॉडी उसको कहते हैं कोई भी जो नेचुरल ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर से बाहर हो, ठीक है, उसको हम लोग सेलिशियल बॉडीज बोलते हैं ना, जो स्पेस में घूमते रहता। तो ये जो सेलिशियल बॉडी है, हमारा मून जो है, वो हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए इतना बड़ा दिखता है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो ये जो है मून जो है हम लोग से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है ना। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो अब आप जो है इसका कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है, दूरी कितना है अर्थ से मून का और अर्थ से सन का। तो सन का मैंने बताया था आपको कि लगभग 15 करोड़, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये सिर्फ 4 लाख है। तो अंतर आप देख सकते हैं कि सन बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा होने के बावजूद भी हम लोग को बहुत छोटा दिखता है। और जो मून है वो हम लोग के इतना नजदीक है, इसलिए इतना बड़ा दिखता है, बहुत छोटा होने के बावजूद भी, है ना। तो ये चांद जो है स्पेस से, ठीक है, अंतरिक्ष से कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा अलग अलग दाग वगैरह निशान है, कहीं कहीं पे जो है वो डार्क भी दिख रहा है। तो इसका रीजन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो जो आपका चांद है वो धरती का चक्कर जो है लगभग 27 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसका एक जो रिवोल्यूशन टाइम है धरती का चक्कर लगाने का, वो है 27 दिन, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इसको इतना ही टाइम लगता है अपने खुद के अक्ष में एक बार घूमने में, ठीक है। मतलब जैसे धरती अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में एक बार घूम जाती है पूरा, वैसे ही मून को 27 दिन लग जाते हैं। ये बहुत धीरे घूमता है, ठीक है। तो चांद का एक दिन धरती के 27 दिन के बराबर, ठीक है। तो उसको अपना एक रोटेशन करने में अपना एक्सिस पे 27 दिन लगता है, और उतना ही उसको टाइम लगता है धरती का भी चक्कर लगाने में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो, क्योंकि इसका रोटेशन का टाइम और रिवोल्यूशन का टाइम दोनों सेम है, इसलिए हमेशा एक ही साइड पे इसका सूरज का रोशनी पड़ता है। और जो इसका डार्कर साइड है, जिसको डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं, वो हमेशा अंधेरे में ही रहता है, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ।
तो जो चांद है उस पे जो हालात हैं वो लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है उसके लिए, ठीक है, लाइफ के लिए, कि वहां पे लाइफ पनप सके। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, तो इस पे जो है वाटर भी नहीं है और एयर भी नहीं है। तो ये थोड़ा पुराना डेटा है कि मून पे वाटर नहीं है, एक्चुअली वाटर है। और अच्छी बात ये है कि हमारे ही मिशन जो चंद्रयान 1 था उसने पता लगाया था कि मून पे वाटर है, ठीक है, लेकिन जो एयर चाहिए वो नहीं है, ठीक है। इट हैज माउंटेन्स, बढ़ते हैं, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। तो चांद पे जो है पहाड़ है, ठीक है, मैदान है, और डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ठीक है, तो उस पे बहुत सारे गड्ढे भी हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। तो आपको जो है इसकी वजह से क्या होता है कि ये सब जो आपका प्लेन ऊपर खाबर जमीन है वहां पे कुल मिला के, तो उससे वजह से क्या होता है कि जो सूर्य का रोशनी पड़ता है उसके ऊपर, उसी वजह से तो चांद चमकता है। तो सूर्य का जो रोशनी पड़ता है उसके ऊपर वो सारी जगह को लीट नहीं कर सारी जगह को लीट नहीं कर पाता, ठीक है, सारी जगह को चमका नहीं पाता। इसकी वजह से क्या होता है, जहां जहां जो पहाड़ के पीछे वाला इलाका हो गया, जो गड्ढा वगैरह है, वहां पे अगर लाइट नहीं पड़ रहा है तो वो हम लोग को डार्क दिखेगा, है ना, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जहां जहां लाइट पड़ रहा है वहां वहां पे हम लोग को ब्राइट दिख रहा है, और जहां जहां पे लाइट नहीं पड़ रहा है ठीक से वो एरिया डार्क है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ डार्क, उसका पोर्शन डार्क भी दिखता है। आप ये जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद से एक बार देख सकते हैं। फुल मून के दिन मतलब जब पूर्णिमा होता है, जब पूरा चांद हम लोग को दिखता है, ठीक है, तो उसको फुल मून कहते हैं, ठीक है। और जो अमावस्या होता है उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं, ठीक है। तो फुल मून के दिन मतलब पूर्णिमा के दिन आप ये चीज देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं कुछ। नील नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 29 जुलाई 1969। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे। तो इन्होंने जो है वो पहले इंसान थे दुनिया के जिन्होंने चांद पे पहला कदम रखा था, और ये इन्होंने कब किया था, 29 जुलाई 1969 में, ठीक है, बहुत पहले ही। वो ये सॉरी भारत बोल रहा हूँ, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे वो चांद पे जा चुके थे, ठीक है। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। तो आपको ये पता लगाना कि क्या कोई इंडियन कभी कोई मून पे गया है, तो आपको बता रहा हूँ कि नहीं, अभी तक कोई भी इंडियन जो है वो मून पे नहीं गया है, ठीक है। स्पेस में गए हैं लोग, इंडिया के लोग गए हैं, जैसे राकेश शर्मा हो गया, कल्पना चावला हो गया, सुनीता विलियम्स हो गया, तो ये सब स्पेस में गए हैं लेकिन कोई मून पे नहीं गया है। इनफैक्ट मून पे बहुत कम लोग गए हैं, ठीक है, गिने चुने 10-12 लोग गए हैं, ठीक है। तो आ, ये जो है कोई इंडियन नहीं गया है। इंडिया अभी तैयारी कर रहा है फर्स्ट मैन मिशन का। 2022 में हम लोग को उम्मीद है कि इंडिया अपना पहला इंसान जो है खुद के रॉकेट से स्पेस में भेजेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। उसका मिशन का नाम है चंद्रयान, ये सॉरी गगनयान, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। सैटेलाइट is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। तो सैटेलाइट क्या होता है, एक सेलेस्टियल बॉडी होता है, ठीक है, जो कि मूव करता है प्लैनेट्स के अराउंड, वैसे ही जैसे प्लैनेट्स जो है वो सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। तो इंसान के द्वारा जो बनाया गया सैटेलाइट होता है वो एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है। आर्टिफिशियल मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया हुआ। इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो लोग साइंटिस्ट जो है ये सैटेलाइट्स जो है, ये सब जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट है उसको डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें यूनिवर्स के बारे में। जो इंफॉर्मेशन है
उसके बारे में जो खबर है वो जान सकें, इकट्ठा कर सकें, और कम्युनिकेशन के लिए भी, संचार के लिए भी, ठीक है। हम लोग मोबाइल वगैरह जो यूज करते हैं उसके लिए भी सैटेलाइट का जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि वही जो है उस सिग्नल को वापस धरती पे भेजता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो उसमें भी यूज होता है, और भी सैटेलाइट का बहुत सारा यूज है, लेकिन ये दो को मेन यूज है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जो ये सैटेलाइट जो है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो बना हुआ है, एक रॉकेट के जरिए जो है, ठीक है, भेजा जाता है स्पेस में। इसके अंदर रॉकेट के अंदर सैटेलाइट रहता है, ये ऊपर जाके रॉकेट जो है वो खुल जाता है, और उससे सैटेलाइट बाहर निकल के जो है अर्थ का या किसी प्लैनेट का चक्कर लगाने लगता है, ठीक है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो इसको जो है रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा जाता है, और वहां पे क्या करता है ये, धरती का चक्कर लगाता है, ठीक है, एक कक्षा में, है ना, उसको कक्षा में एक छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऑर्बिट मतलब जिस पाथ में वो चक्कर लगाता है, ठीक है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो वहां पे छोड़ दिया जाता है और फिर वो चक्कर लगाते रहता है धरती का। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, IRS, एड्यूसैट एटसेट्रा। तो कुछ जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने भेजे हैं वो क्या है, इनसैट है, IRS है, एड्यूसैट है, ठीक है। तो आप इसके बारे में डिटेल में नेट में पढ़ सकते हैं। What do animals and plants require in order to grow and survive? तो जो जानवर और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको क्या चाहिए होता है बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए। तो उनको जो दो सबसे मेन चीज चाहिए होता है वाटर और एयर, है ना। ये दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग एस्टेरॉइड क्या होते हैं। So, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तो स्टार्स के अलावा, मतलब तारों के अलावा, ग्रहों के अलावा और उपग्रहों के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे वस्तुएं हैं, चीजें हैं जो स्पेस में घूमती रहती हैं और सन का चक्कर लगाते रहती हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। जहां मार्स चक्कर लगाता है, जहां जुपिटर चक्कर लगाता है, उसके बीच में जो जगह है वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए सन है ना, और ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, है ना। तो ये ऐसे चक्कर लगा रहा है मार्स, और ये जुपिटर ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में इस जगह पे जो है वो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है, जहां पे एस्टेरॉइड्स चक्कर लगाते रहते हैं सन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज द सीरीज। तो जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो अभी तक साइंटिस्टों ने खोजा है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, सीरीज, ठीक है। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. तो साइंटिस्टों का जो वैज्ञानिक है उन लोग का ये मानना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो क्या है, एक प्लेनेट के टुकड़े हैं जो कि बहुत साल पहले किसी कारणवश फट गया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वो छोटे छोटे वो बेसिकली रॉक्स ही हैं, ठीक है, किसी प्लेनेट से टूटे हुए। तो वो प्लेनेट, उनका ये मानना है कि वो प्लेनेट उस जगह पे रोटेट करता था, पहले रिवॉल्व करता था, ये सन के चारों चक्कर लगाता था, लेकिन किसी कारणवश उसमें एक्सप्लोजन हो गया, वो फट गया, और उसके जो टुकड़े हैं वो आज भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मीटियोराइट्स के ऊपर। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। तो जो छोटे रॉक के पीसेस, छोटे रॉक के टुकड़े जो हैं जो कि सन के चारों चक्कर लगाते हैं वो मीटियोराइट्स, उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। तो एस्टेरॉइड मीटियोराइट्स में क्या अंतर है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, वहां पे जो पत्थर चक्कर लगाते हैं उनको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। और मीटियोराइट्स क्या होते हैं
जो उसके अलावा कहीं भी घूम रहे हैं स्पेस में, तो उसको हम लोग मीटेओराइट्स कहते हैं, ठीक है। Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. तो कभी कभी क्या होता है कि मीटेओराइट जो होते हैं वो धरती के काफी नजदीक आ जाते हैं धरती के, और उस पे गिर भी जाते हैं, ठीक है। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. तो जब वो धरती पे गिर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, धरती का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हवा है उससे रगड़ खाने की वजह से वो गर्म हो जाते हैं और उनमें आग लग जाता है, ठीक है, और वो जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो एक रोशनी का चमक छोड़ते हैं, है ना। समटाइम्स अ meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मीटियोर जो है वो पूरा जल नहीं पाता, उसका साइज ज्यादा बड़ा होता है तो वो पूरी तरह से जल नहीं पाता, और वो धरती पे आके गिर जाता है और एक हॉलो कर देता है, मतलब एक गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो जो धरती पे गिर गया वो मीटियोर, ठीक है, जो धरती के अंदर घुसा, ठीक है, वो मीटियोराइट्स, और जो बाहर स्पेस में घूमते रहता है वो एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट में। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो क्या आपने एक दूधनुमा कलर का जो है चौड़ा कोई पट्टी देखा आसमान में, जैसे कि कोई सफेद कलर का कोई चमकता रास्ता हो आसमान में, और ये आपको कब दिखेगा, जब क्लियर स्टारी नाइट होगा, मतलब ये पूरा आसमान साफ हो, तारों वाली रात हो, है ना, पूरा आपको तारा बढ़िया से दिखे, तो उस समय ऐसा दिखता है। ये देखिए ऐसा कुछ, ठीक है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो ये क्या है, वो जो हम लोग को दिखाई देता है वो होता क्या है, क्लस्टर्स ऑफ, मतलब बहुत सारे लाखों तारों का समूह, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो पट्टी हम लोग को दिखता है ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, अर्थ और इसके 8 प्लैनेट जो है, तो वो क्या है, सोलर सिस्टम का, ये सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी का पार्ट है, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। तो प्राचीन भारत में क्या था कि लोग इसको देख के उन्होंने सोचा कि ये कोई लाइट का नदी है, कोई रोशनी कोई नदी है जो कि आसमान में बह रही है, इसलिए इसका नाम उन्होंने आकाश गंगा रख दिया, ठीक है, मतलब आकाश में बहने वाली गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो एक गैलेक्सी क्या होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है किसका, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, मतलब करोड़ों इसमें जो है तारे होते हैं, और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इसमें जो है धूल के और गैसेस के बादल होते हैं, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो ऐसे लाखों गैलेक्सीज जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में है, ठीक है। तो और हमारे गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, हमारे सूरज, जैसे हमारा सूरज एक तारा है, ठीक है, वैसा ही करोड़ों तारा हमारे गैलेक्सी में, और ऐसे लाखों गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो ये इसके बारे में सोच पाना, ठीक है, कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। तो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, वो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो साइंटिस्ट जो है इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, ठीक है, इसका साइज कितना है। और लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि आप, हम लोग सब कोई, आप, हम सब कोई जो है इस यूनिवर्स के ही हैं, ठीक है।
अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। एक चीज और है यहाँ पे, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? तो क्या आप यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसमें हम लोग कैसे, मतलब कितने छोटे हैं। यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हम लोग जो है अर्थ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, और धरती क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। वहीं हमारे जो सोलर सिस्टम है, एक मिल्की वे गैलेक्सी जो आकाश गंगा है उसका पार्ट है। विच इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो कि अगेन यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। तो अब आप सोचिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, और ये सोचिए कि जिस जिस मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वैसे लाखों गैलेक्सी यूनिवर्स में है। ठीक है, पहले से हैं। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? आप ये अब सोच के देखिए कि आप यूनिवर्स के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, आप उसके सामने कितने छोटे हैं। हम लोग जो है, हमारा जो धरती है, हम लोग उस पर रह रहे लोग जो है, वो यूनिवर्स के सामने कितने बौने हैं। ठीक है, चलिए एक ये एस्ट्रॉयड का फोटो है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।